मैं डॉक्टर अनामिका चौधरी आज आपके समक्ष खंड 3 औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इकाई 10 छोटे पैमाने के उद्योग का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसके पूर्व इकाई 9 में हमने औद्योगिक नीति और समृद्धि का अध्ययन किया था। छोटे उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग को पढ़ने से पहले आइए जानें कि 4 औद्योगिक क्रांतियाँ जो उद्योग में एक विशिष्ट परिवर्तन लेकर आई हैं, वो क्या हैं? 4 औद्योगिक क्रांतियाँ कोयला, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और परमाणु ऊर्जा तथा इंटरनेट और नवीनीकरणीय ऊर्जा है। 1765 से लेकर आज तक हमने एक अद्भुत विकास देखा है। जैसे-जैसे हमने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और बाद में डिजिटल तकनीकी की खोज की, आधुनिक दुनिया का पूरा परिदृश्य बार-बार बदल गया है। यहाँ 4 औद्योगिक क्रांतियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। पहली औद्योगिक क्रांति जो 1765 में हुई, वो कोयला से हुई। मूल औद्योगिक क्रांति ने हमारी अर्थव्यवस्था को कृषि से उद्योग में बदल दिया। प्रक्रियाएं मशीनीकृत हो गईं और पहली बार उत्पादों का निर्माण किया गया। इस अवधि के दौरान कोयले की खोज और उसके बड़े पैमाने पर निष्कर्षण, साथ ही भाप इंजन और धातु फोर्जिंग के विकास ने वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। कपड़ा बनाने के लिए कताई मशीनों और करघों जैसे आविष्कार सामने आ रहे थे। इन वस्तुओं को इधर-उधर ले जाने के लिए नहर परिवहन के ने वैगन और खच्चरों की जगह लेना शुरू कर दिया। फिर आई दूसरी औद्योगिक क्रांति 1870 में गैस के रूप में। जैसे पहली औद्योगिक क्रांति कोयले से प्रेरित थी, दूसरी क्रांति बिजली, गैस और तेल की खोज के इर्द-गिर्द घूम रही थी। दहन इंजन का भी आविष्कार इन ईंधन स्रोतों के साथ-साथ हुआ। इस समय के दौरान स्टील और रासायनिक आधारित दोनों तरह के उत्पाद बाजार में आए। संचार प्रौद्योगिकी ने विकास टेलीग्राफ और बाद में टेलीफोन के साथ शुरू किया। विमान और कार के आविष्कार के साथ परिवहन में तेजी से वृद्धि हुई। बड़े पैमाने पर उत्पादन के आगमन के माध्यम से यांत्रिक उत्पादन की गति में वृद्धि हुई। फिर आई तीसरी औद्योगिक क्रांति 1969 में इलेक्ट्रॉनिक्स और परमाणु के रूप में। 100 साल बाद परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स ने परिदृश्य में प्रवेश किया। परमाणु ऊर्जा यूरोप में शुरू हुई, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों में बढ़ी, कई सालों तक शांत रही और फिर एशिया में बढ़ी। और फिर आई चौथी औद्योगिक क्रांति 2000 में इंटरनेट और नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में। जैसे-जैसे हम चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, हम सौर, पवन और भूतापीय जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव भी देख रहे हैं। हालांकि यह गति ऊर्जा में बदलाव से नहीं, बल्कि डिजिटल तकनीक के त्वरण से आती है। इंटरनेट और डिजिटल दुनिया का मतलब है उत्पादन लाइन के अधिक से अधिक घटकों के भीतर एक वास्तविक समय कनेक्शन, सुविधा की दीवारों के अंदर और बाहर दोनों हो। जैसे-जैसे औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास जारी रहेगा, एक आभासी दुनिया भौतिक दुनिया के साथ विलीन हो जाएगी। पूर्व अनुमानित रखरखाव और वास्तविक समय के डेटा से दुनिया भर की असंख्य कंपनियों के लिए बेहतर व्यावसायिक निर्णय और कार्य आदेश समाधान निकलेंगे। और आइए अब अध्ययन करते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों का। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों को परिभाषित कर सकें। साथ ही भारत में लघु उद्योगों हेतु वर्गीकृत प्राधार की रूपरेखा को बना सकें। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु सैद्धांतिक तर्काधार स्पष्ट कर सकें और भारत में लघु उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ नीति पहल पर चर्चा कर सकें। साथ ही लघु उद्योगों के संवर्धन एवं कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर सकें। लघु उद्योगों की कमजोरियों के निवारण हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों की जांच कर सके।
सन 2006 के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में लघु उद्योग क्षेत्र में परिवर्तनों का वर्णन कर सके, तथा सन 2017 की नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लघु एवं अति लघु उद्यम क्षेत्र की सहायतार्थ उठाए गए कदमों की रूपरेखा को प्रस्तुत कर सके। जैसा कि हमने इकाई 9 में देखा, स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात आरंभ किए गए दोनों ही उद्योग नीति प्रस्तावों 1948 व 1956 में भारत में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने के महत्व को स्वीकार किया गया था। यहाँ तक कि दो अनुवर्ती नीतियों 1977 व 1980 ने भी इसी आवश्यकता को ही दोहराया है। परिणामतः उद्योग नीति प्रस्तावों के व्यापक दिशा निर्देशों के दायरे में सरकार व अनेक प्रायोजक अभिकरणों से प्राप्त पर्याप्त संरक्षण के साथ भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रभावशाली रूप से विकसित हुआ है। इस क्षेत्र को सूचना, परामर्श, उद्यम विकास, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, औद्योगिक परिसंपत्तियां, कच्चा माल, विपणन, वित्त, आरक्षण, अनुषंगी विकास, गुणवत्ता नियंत्रण आदि निरंतर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला उद्यमियों की सहायता की विशेष योजनाएं भी शुरू की गई हैं। लघु उद्योग विकास निगम यानी SIDC के माध्यम से विशाल संस्थागत संगठन स्थापित किए गए हैं और उन्हें विपणन, अनिवार्य कच्चा माल आपूर्ति, किराया खरीद आधार पर यंत्र समूह, औद्योगिक भू संपदाएं स्थापित करने आदि के लिहाज से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। उत्पादन शुल्क की रियायती दरें एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदान की गई सहायता के कुछ अन्य रूप हैं। विनिर्माण उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का अंश वर्तमान में 45% है। देश के कुल निर्यात में इनका योगदान 40% है। ये लगभग 6.9 करोड़ वेतनभोगियों को रोजगार भी देते हैं। इकाइयों की संख्या 2.9 करोड़ है। उक्त संख्या 6.9 करोड़ का रोजगार पंजीकृत एवं अपंजीकृत इकाइयों को एक साथ लिए जाने पर है। भारत में लघु उद्योगों का वर्गीकरण। भारत में लघु अर्थात छोटे पैमाने के उद्योगों को पारंपरिक एवं आधुनिक इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्ववर्ती में आते हैं खादी, हथकरघा, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन और नारियल जटा। ये मूल रूप से श्रम गहन परंपरागत उद्योग हैं, जबकि परवर्ती यानी आधुनिक इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक एवं अभियांत्रिकी वस्तुओं जैसे असंख्य परिष्कृत उत्पाद शामिल होते हैं। इन दो प्रकार के वर्गीकरण का एक अन्य विशिष्ट अभिलक्षण है उनके रोजगार मापदंडों के आधार पर होना, अर्थात इकाइयों में मजदूरी भोगी श्रम की विशेषता, जबकि पूर्ववर्ती मूल रूप से पारिवारिक श्रम द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, अतः अपना खाता उद्यम भी कहे जाते हैं। आधुनिक इकाइयां सामान्यतः मजदूरी भोगी श्रमिक रखती हैं। आधुनिक इकाइयां जैसे ऐसे बड़े पैमाने के प्रतिष्ठानों के अनुषंगी उद्योगों के रूप में काम करती हैं जो पूंजी गहन प्रौद्योगिकी प्रयोग करते हैं। लघु उद्योगों के लिए एक अन्य वर्गीकृत प्राधार संयंत्र एवं यंत्र समूहों यथा निवेश मापदंडों में किए गए निवेश पर आधारित है। यह परिभाषा कालांतर में बदलती रही है, क्योंकि निवेश की उच्चतम सीमा कीमतों में परिवर्तनों के कारण समय-समय पर संशोधित होती रही है। 3.5 दशकों की विस्तृत अवधि में लघु उद्योगों की इस परिभाषा विषयक ने एक रूपरेखा प्रस्तुत किया है। इस वर्गीकरण के अनुसार अनुषंगी इकाइयों की एक अलग श्रेणी संयंत्र
एवं यंत्र समूहों में निवेश पर एक किंचित उच्चतर सीमा के साथ निर्दिष्ट थी। किसी छोटे पैमाने की इकाई की बजाय अनुषंगी इकाई हेतु तय उच्चतर सीमा में या विशिष्टता वृहद उद्योग क्षेत्र में उच्चतर प्रौद्योगिकी क्षमता के साथ संलग्न इन इकाइयों को अन्य से अलग रूप प्रदान करती है। वर्ष 2006 में भारत ने लघु उद्योगों को 3 श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत किया। अति लघु उद्यम जो 25 लाख रुपए से कम निवेश वाले होते हैं, लघु उद्यम जो 25 लाख से 5 करोड़ तक निवेश वाले होते हैं, और मध्यम उद्यम जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच निवेश वाले होते हैं। उसने एक नया अधिनियम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 भी लागू किया। इस अधिनियम में लघु इकाइयों की समृद्धि की ऐसी परिकल्पना की गई कि वे मध्यम इकाइयों में विकसित हो सकें। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि अति लघु उद्यम क्षेत्र लघु उद्योग क्षेत्र में समग्र रोजगार के प्रतिशत को रोजगार प्रदान करता है। लघु उद्योगों में निवेश सीमाएं यदि रुपए में देखी जाएं तो वर्ष 1966 में लघु उद्योग इकाई ने 7 दिसंबर 5 लाख रुपए और अनुषंगी इकाई ने 10 लाख रुपए की सीमा रही, जबकि 1975 में यह सीमा लघु उद्योग इकाई में 10 लाख और अनुषंगी इकाई में 20 लाख रही। 1980 में यह लघु उद्योग इकाई में बढ़कर 20 लाख और अनुषंगी इकाई में बढ़कर 25 लाख हो गई। वहीं 1985 में लघु उद्योग इकाई में 35 लाख और अनुषंगी इकाई में 45 लाख हो गई। 1990 में लघु उद्योग इकाई में निवेश सीमा बढ़कर 60 लाख हो गई, जबकि अनुषंगी इकाई में यह बढ़कर 75 लाख हुई। 1997 में लघु उद्योग इकाई में यह सीमा 3 करोड़ तक हुई और वही अनुषंगी इकाई में भी रही। 2000 में लघु उद्योग इकाई में यह सीमा घटकर 1 करोड़ और अनुषंगी इकाई में भी घटकर 1 करोड़ हो गई। अपने खाते के उद्यमों के रूप में चलने वाले परंपरागत उद्योग अधिक श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार नहीं दे सकते थे। ऐसे उद्यम मात्र 1 या 2 ही ऐसे कार्य श्रमिक व शिल्पकारों को ही अंशकालिक रोजगार प्रदान कर सकते थे, जो अधिकतर बेरोजगार होते थे अथवा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे होते थे। तथापि हस्तशिल्प उद्योग यानी परंपरागत उद्योगों का एक महत्वपूर्ण खंड विपुल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अलावा अधिकतम श्रम उत्पादकता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक उद्योग दूसरी ओर आय एवं स्थिरता दोनों के लिहाज से बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। इस आलोक में अपनी रोजगार संभावना तथा अपने निर्यात अथवा विदेशी मुद्रा अर्जन के आयाम से जुड़े परंपरागत मूल्य की खातिर परंपरागत उद्योगों के साथ साथ आधुनिक लघु उद्योग इकाइयों को भी प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु तर्काधार। सिद्धांततः लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु तर्काधार श्रम प्रधान अर्थव्यवस्थाओं से गहरे जुड़ी आर्थिक द्वैतवादमकता ख्याता किसी अनौपचारिक क्षेत्र परंपरागत एवं किसी औपचारिक क्षेत्र आधुनिक के सह अस्तित्व की संकल्पना से आया है। प्रातिनिधिक रूप से ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ क्षेत्रों में निम्न पूंजी, निम्न प्रौद्योगिकी एवं निम्न वेतन की दशा में कार्यरत अकुशल श्रमिकों की विस्तृत आपूर्ति दिखाई देती है। ऐसे क्षेत्रों में श्रम बाजार लाभ नहीं कमाते, अर्थात वेतन सीमांत उत्पादन के समतुल्य नहीं होता अथवा श्रमिकों का पारिश्रमिक उपभोग में निर्वाह स्तर से नीचे होता है। दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो कह सकते हैं कि श्रम बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षता स्तरों से नीचे उत्पादन में योगदान देती श्रम उत्पादकता के निम्न स्तरों पर ही काम करता है। यदि इस प्रकार अतिरिक्त श्रम अर्थव्यवस्था के अन्य श्रमों को पुनर्आवंटित किया जा सके तो इससे व्यवस्था में अदक्षता घटेगी। फिर भी
पारंपरिक द्विक्षेत्र समृद्धि निर्देश यह मानकर चलता है कि कृषि क्षेत्र ऐसी वस्तुएं प्रस्तुत करता है जिनके लिए गैर कृषि क्षेत्र से उपभोक्ता मांग उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ती जितनी कि उनकी आय। अतः अर्थव्यवस्था के समृद्धि एवं विकास के साथ कृषि क्षेत्र का महत्व उत्पादन में उसके योगदान तथा रोजगार सृजन दोनों में ही घट जाता है। साथ ही जैसे ही विकास गति पकड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र निवेश एवं पूंजी संचय की मदद से तेजी से विस्तार कर जाता है। परिणामतः कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम उद्योग को पुनर्आवंटित किए जाते हैं। तब समस्त अतिरिक्त श्रम समावेशित हो जाए, एक बार वृद्धि एवं विकास के इस संक्रांति बिंदु पर पहुंच जाने के बाद तो वास्तविक वेतन में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और औद्योगिक क्षेत्र एक पूंजी गहन अभिलक्षण ग्रहण करने लगता है। फिर भी वास्तव में सर्वाधिक अल्प विकसित देशों का विकास अनुभव उपर्युक्त समृद्धि एवं विकास पथ के अनुसार नहीं चला दिखाई पड़ा। हालांकि पूंजी गहनता हेतु अधिमान अधिकांश विकासशील देशों में बिना इस बात पर ध्यान दिए देखा जाता है कि वे विकास के किस चरण में हैं। यहाँ तक कि ऐसे देशों यानी कि उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी जहां औद्योगिक क्षेत्र के तेज फैलाव के बाद भी कृषि से आए समस्त श्रम बल को रोजगार प्रदान करना संभव नहीं हुआ है। ऐसे कृषि से आय व्यापक रूप से अकुशल श्रम के निम्न समावेशन की ओर प्रवृत्ति करती पूंजी गहन प्रौद्योगिकी पर अंतर्निहित पूर्वाग्रह के कारण है। इस प्रकार की स्थिति पारंपरिक द्विक्षेत्र समृद्धि निर्देश द्वारा पूरी तरह स्पष्ट नहीं की जा सकती, जिसमें छोटे पैमाने के क्षेत्र का थोड़ा ही महत्व है। संक्रांति काल में ऐसे अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की एक वैकल्पिक व्याख्या भी है, जिसमें छोटे पैमाने के और परंपरागत उद्योगों की प्रच्छन्न भूमिका को स्वीकार किया गया है। उसका मानना है कि लघु उद्योगों के विशिष्ट अभिलक्षण निश्चित होने पर वे अतिरिक्त श्रम को समाविष्ट कर उसके लाभ वितरण में असमानता घटाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस निदर्श में कृषि द्वारा विमुक्त श्रम लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा समावेशित कर लिया जाता है, जिससे श्रम की पुनर्आवंटन लागत घट जाती है। इसके अलावा कृषि उत्पादों से अपना संसाधन आधार बनाने वाले लघु उद्योग क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों को एक ग्रामीण आधार मिल जाता है। इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र का विकास विकासशील देशों में कार्यांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने का योगदान देता है। लघु उद्योग क्षेत्र निम्नलिखित के लिहाज से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रथम, रोजगार सृजन। विकासशील देशों में बड़े पैमानों के उद्योगों की वृद्धि अकुशल श्रमिकों हेतु निम्न रोजगार सृजन के साथ अधिकांशतः पूंजी गहन की ही होती है। चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र वृहद उद्योग क्षेत्र की भांति पूंजी गहन नहीं होता, इसमें उच्चतर रोजगार का अंश होता है। दूसरे शब्दों में, वृहद उद्योग क्षेत्र की अपेक्षा लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश की किसी निश्चित मात्रा के लिए कहीं अधिक रोजगार सृजन होगा। फिर भी लघु उद्योग क्षेत्र प्रति श्रमिक अपेक्षाकृत कम वर्धित मूल्य एवं निम्न वेतन दरें दर्शाते हैं, परंतु समावेश किए जाने वाले विशाल अतिरिक्त श्रम के साथ लघु उद्योगों की निम्न वेतन दरें भी कृषिगत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभव उपार्जन से कहीं अधिक होगी। इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र एक वृहद ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादनशील रोजगार प्रदान कर एक वाहक नली की भूमिका निभा सकता है, जो कि एक बृहत्तर आधार की ओर से दूसरी ओर तक विकास से होने वाले लाभों के वितरण में मदद करेगा। दूसरा, भौगोलिक वितरण में संतुलन। विकासशील देशों में आर्थिक क्रियाकलापों का भौगोलिक वितरण असमान है, जिसके परिणाम स्वरूप
आय वितरण में क्षेत्रीय असमानता देखी जाती है। इससे पिछले इलाकों से अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का पलायन हो जाता है। अनुभाविक साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों का समावेश और इस कारण श्रम बल में वृद्धि भी प्रवास के विस्तार की तुलना में कहीं निम्न रही है। इसके अलावा यह युवा वर्ग और अपेक्षाकृत शिक्षित वर्ग ही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल की निकृष्ट गुणवत्ता को पीछे छोड़कर प्रवास करते हैं। ग्रामीण दारिद्र्य और गतिहीनता ऐसे क्षेत्रीय असंतुलन के ही परिणाम हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के विस्तार के परिणाम स्वरूप एक विविधीकृत भौगोलिक एवं औद्योगिक प्राधार इस समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में लघु उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में रोजगार अवसरों के असमान वितरण को संतुलित करके अस्थिरकारी प्रभाव को किंचित परिवर्तित करने में मदद कर सकता है। तीसरा, व्यापार एवं निर्यात संभाव्यता। तुलनात्मक लाभ के नव क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार औद्योगिक एवं विनिर्मित वस्तुएं विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर प्रवाहित होती हैं और कृषिगत उत्पाद विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर। इस प्रकार का कोई भी व्यापार प्रतिमान विकासशील देशों की लागत पर विकसित देशों के लिए शोषणकारी लाभों की प्रवृत्ति का निर्माण करता है। इस प्रकार के परिदृश्य में एक आशाजनक विकास पथ श्रम गहन लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत हल्की विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात विस्तार हो सकता है, विशेषकर हस्तशिल्प जैसी किसी विशिष्ट सांस्कृतिक अभिलक्षण वाली वस्तुओं के साथ। नीति पहल। उपर्युक्त तर्काधार के अनुसार उद्योग नीति प्रस्ताव 1956 ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन के समर्थन में 4 विशिष्ट तर्क सामने रखे हैं। ये हैं रोजगार तर्क। पूंजीगत वस्तु उद्योग क्षेत्रों के अतिरिक्त लघु उद्यम रोजगार बढ़ाने में मदद करेंगे क्योंकि वे तथाकथित रूप से श्रम गहन होते हैं। यहाँ एक अंतर्निहित तर्क यह है कि केवल रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से रोजगार सृजित नहीं होना चाहिए और विरल संसाधनों का उत्पादनकारी उपयोग ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, समानता तर्क। लघु उद्यम आय के वितरण में अधिक समानता लाते हैं क्योंकि आय लाभ किसी वृहद जन समुदाय द्वारा ही नहीं बल्कि उस जन समुदाय को भी मिलता है जिससे कि सर्वाधिक आवश्यकता हो। एक जवाबी तर्क यह है कि निम्न वेतन चुकाकर लघु उद्यम कम बचत और कम ही कर उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से ये निम्न विकास क्षमता में परिणत होते हैं। तीसरा, प्रच्छन्न संसाधन तर्क। लघु उद्यम प्रच्छन्न संसाधनों के दोहन में सक्षम होते हैं, जैसे जमाधन, उद्यमकर्ता विषयक योग्यता आदि। जवाबी तर्क यह है कि जमाधन का संगठन मात्र एक बार का लाभ है। चौथा तर्क, विकेंद्रीकरण तर्क। आधुनिक उद्योगीकरण से लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की इकाइयों को छोटे कस्बों और देहाती क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए लघु उद्यम शुरू करने के लिए एक ग्राम समूह चुना जा सकता है जो किसी स्थानीय केंद्र से लघु क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इसी दृष्टि से भारत में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु सैद्धांतिक तर्काधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कारकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पहला, विकेंद्रीकृत विकास। ग्राम स्तरीय समुदायों के विकास पर ध्यान देते हुए कुटीर एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहन एक विकेंद्रीकृत आधार पर सामाजिक आर्थिक प्राधार को संगठित करने में मदद करता है। दूसरा, राहत उन्मुखी। आय सृजन में सहायता करने के उद्देश्य से जुड़े कल्याण, राज्य एवं रोजगार संभावना की अवधारणा ही इस कारक का आधार है।
किफ़ायती। एक ऐसे देश में जहां पूंजी श्रम अनुपात निम्न होता है, पूंजी के प्रयोग में मितव्ययता बढ़ती जानी चाहिए। अतएव यहाँ उद्देश्य होगा श्रम की उपयोगिता को अधिकतम करना, कर्मचारियों के लिए आय का सृजन करना तथा पूंजी आय अनुपात को निम्नतम करना। चौथा, उद्यमकर्ता विषयक आधार का विविधीकरण। विभिन्न जातियों, वर्गों एवं व्यवसायों को के ऐसे सदस्यों के बीच से आने वाले उद्यमियों को जिन्हें भारत में उद्यम वृत्ति में योगदान करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग, यहाँ तक कि तकनीशियन व अन्य व्यवसायी पोषित करने की नीति अपने आप में एक महान उद्देश्य है। यह औद्योगिक आधार को विविधता प्रदान करने के साथ साथ उद्यमकर्ताओं की अंतर्निहित व अप्रयुक्त क्षमताओं से भी लाभ उठाता है। अंततः जहां लघु उद्योग क्षेत्र हेतु उत्पादन रोजगार अनुपात 1/1.4 है, इसी क्षेत्र के विकास में एक प्रतिस्फीतिकारी बल के रूप में काम करते हुए गैर टिकाऊ स्थूल उपभोग उत्पादों की पैदावार बेहतर करने की संभावना है। लघु उद्योग क्षेत्र में एक बड़ा उछाल उच्चतर उत्पादन पूंजी और उच्चतर रोजगार पूंजी अनुपात लाकर भारत जैसे किसी भी पूंजी विरल देश में एक स्थिरताकारी प्रभाव में परिणत हो सकता है। अधिकांश लघु उद्योग क्षेत्रों में क्षमता उपभोग बहुत कम होता है, अतः अप्रयुक्त क्षमता इस क्षेत्र के उत्पादनशील विस्तार की संभावना प्रदान करती है। लघु उद्योगों के वृद्धि एवं निष्पादन। लघु उद्योग क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि में योगदान देते हुए विगत वर्षों इसने आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि की है। पंजीकृत इकाइयों की संख्या वर्ष 1950 में 16,000 से स्थिरता पूर्वक बढ़कर वर्ष 1961 में 36,000 और वर्ष 2001 में 33.7 लाख हो गई। वर्ष 2013-14 में इन इकाइयों की संख्या 499.5 लाख तक पहुंच गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार जनगणना के आधार पर पंजीकृत इकाइयों और नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अपंजीकृत इकाइयों विषयक आंकड़े एकत्र करता है। पहली लघु उद्योग जनगणना वर्ष 1972-73 में और उसके बाद दूसरी जनगणना वर्ष 1987-88 में करवाई गई। तीसरी जनगणना वर्ष 2001-2 में और चौथी जनगणना वर्ष 2006-7 में, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSMED अधिनियम लागू होने के बाद अंतिम करवाई गई। आरंभ में सरकार ने उन मदों के आरक्षण की नीति अपनाई जिनका केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही उत्पादन किया जाना था। वर्ष 1972 में आरक्षित सूची में 177 मदें थीं, जो वर्ष 1983 में बढ़कर 837 हो गई। वैसे वर्ष 1991 के बाद से मदों को अनारक्षित करना शुरू कर दिया गया है। परिणामतः वर्ष 2007 में आरक्षित सूची में मदों की संख्या घटकर 239 ही रह गई। रोजगार उत्पादन और निर्यात उदारीकरण पूर्व और उदारीकरण अवधियों वर्ष 2006-7 तक के लिहाज से लघु उद्योग इकाइयों की वृद्धि और उनका कार्य निष्पादन प्रस्तुत किया गया है। इकाइयों और रोजगार के लिहाज से लघु उद्योग की वृद्धि दर उक्त दो अवधियों में औसत रूप से घटी, परंतु उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से मामूली सुधार देखा गया है। 1970 के दशक के मुकाबले 1980 के दशक में लघु उद्योग इकाइयों की वृद्धि दर पहले गिरी
यह 90 के दशक में और गिरी, परंतु 2000 के दशक में न्यूनाधिक स्थिर रही, सिवाय उत्पादन की दृष्टि से, जिसमें तेजी से वृद्धि हुई है। इस प्रकार की तीव्र वृद्धि का श्रेय 1990 के दशक में निम्न आधार प्रभाव को दिया जा सकता है। 2000 के दशक में इस निकृष्ट कार्य निष्पादन के ये कारक पहचाने गए हैं। प्रथम, प्रतिस्पर्धा की आशंका से नई लघु उद्योग इकाइयां पूर्व उदारीकरण अवधि के मुकाबले उदारीकरण अवधि में सामने नहीं आईं। इसके रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरे, जो इकाइयां उदारीकरण के दौर में सामने आईं, वे पूर्वाकाल में आई इकाइयों की अपेक्षा अधिक पूंजी गहन थी, जिसने निम्नतर रोजगार सृजन की ओर प्रवृत्ति किया। इसके अलावा तत्कालीन इकाइयों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नति और आधुनिकीकरण में भी श्रम हेतु घटी मांग की ओर प्रवृत्ति किया। तीसरे, ऐसी लघु उद्योग इकाइयां जिनके पास आधारभूत सुविधाओं का अभाव था और स्पर्धी बनने में अक्षम थीं, बीमार हो गईं और बाजार से उन्होंने कदम खींच लिए, जिससे उत्पादन और रोजगार में कमी होने लगी। लघु उद्योग इकाइयों की वृद्धि दर को यदि देखा जाए तो पूर्व उदारीकरण की अवधि यानी 1973-74 से 1989-90 में यह इकाइयां 9.7 रहीं प्रतिशत, जबकि रोजगार 7.1% रहा और इनका उत्पादन 3.7% और निर्यात 12.1% रहा। जबकि उदारीकरण की अवधि 1990 से 91 से 2006-7 तक इनकी वृद्धि इकाइयों के रूप में 4.1% रही, वहीं रोजगार की वृद्धि दर 4.3% रही और उत्पादन की वृद्धि दर 4.3% भी रही। साथ ही निर्यात की वृद्धि दर 12.6% रही। अगर 1970 की अवधि में इकाइयों की वृद्धि दर को देखा जाए तो लघु उद्योग इकाइयों की वृद्धि दर 1970 में 11.2% रही, जबकि रोजगार 8.7%, उत्पादन 3.4% और निर्यात 14% रहा। वहीं 1980 में इकाइयों की वृद्धि दर 8.5% और रोजगार 6%, वहीं उत्पादन 3.9% और निर्यात 10.7% रहा। 1990 की अवधि में इकाइयों की वृद्धि दर 4.6%, रोजगार की वृद्धि दर 4.2%, उत्पादन की वृद्धि दर 0.1% और निर्यात की वृद्धि दर 12.9% रही। वहीं 2000 में इकाइयों की वृद्धि दर 4.6%, रोजगार की वृद्धि दर भी 4.6%, जबकि उत्पादन की वृद्धि दर 11.8% और निर्यात की वृद्धि दर 12.2% रही। त्रुटि निवारण नीतियां एवं कार्यक्रम। जैसा कि हमने ऊपर देखा, विगत वर्षों में अनेक लघु उद्योग बंद हुए। उनके बंद होने के कारण पूर्वांक तक आकलन पर मुख्यतः 3 शीर्षकों के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं। वित्तीय समस्याएं जो कि 35% रहीं, विपणन समस्याएं जो कि 14% रहीं तथा कच्चे माल की अनुपलब्धता जो 6% रही। अतएव समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ऋण एवं वित्त। बैंक लघु उद्योगों को ऋण देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे उसे चुकाने में सदा सक्षम नहीं होते हैं। लघु उद्योगों के आंतरिक स्रोत इतने अपर्याप्त होते हैं कि वे व्यापार मंदा होने पर उसे कायम नहीं रख पाते हैं। एकीकृत ऋण व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे उचित ब्याज दर पर दीर्घ अवधि और अल्प अवधि ऋण यथेष्ट रूप से दिए जा सकें। विपणन सहायता। लघु उद्योगों के उत्पादन अमानकीकृत और सामान्यतः अच्छे परंतु अक्सर खराब होने के कारण बेचने मुश्किल होते हैं। उत्पादकों और व्यापारियों के बीच निकट संपर्क में सहायता करने का काम सरकार का ही रह जाता है ताकि इस अपूर्णता का निराकरण किया जा सके।
कच्चा माल आयातित कलपुर्जों एवं उपस्कर का आवंटन। ऐसा देखा गया है कि लघु उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का न्यायसंगत अंश यथा अनुपात नहीं मिला है। सरकार ने इसीलिए लघु उद्योग क्षेत्र को कच्चा माल आवंटित करने में प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। तकनीकी सहायता। लघु उद्योग विकास प्रायः प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर और प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों, खासकर यंत्रों एवं उपस्करों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु के अभाव की वजह से बाधित होता है। तकनीकी सेवा का प्रावधान वर्धित उत्पादी दक्षता को प्रेरित करने के लिए अनिवार्य है। नई उत्पाद श्रृंखला को प्रोत्साहित करना एक अन्य आवश्यकता है, क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र में उसका अभाव है। औद्योगिक संपदाएं। ऐसे उद्यमियों को जो खरीदने में सक्षम ना हो, किराए पर उत्तम आवास का प्रावधान व अन्य मूलभूत सुविधाओं जैसे औद्योगिक संपदाओं की आवश्यकता है, ताकि उद्यमियों के विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच एक समतल क्रीड़ा क्षेत्र स्थापित हो सके। उदारीकरण की नीति ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेशार्थ वृहद उद्योगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। 11वीं योजना 2007 से 12 के प्रस्ताव ने लघु उद्योगों के लिए मदों के पूर्णता अनारक्षण का सुझाव दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006। वर्ष 2000 तक लघु उद्योग क्षेत्र में वर्गीकरण केवल लघु उद्योग इकाइयों और अति लघु इकाइयों के लिए ही था। मध्यम स्तरीय उद्यमों के लिए कोई वर्गीकरण नहीं था। वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम नामक एक कानून लागू हुआ, जिसके माध्यम से लघु उद्यमों की समृद्धि सरल की गई, ताकि वे तरक्की कर मध्यम उद्यम बने, जिससे कि उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति व MSMED अधिनियम लघु उद्योगों के क्षेत्र में एक नवप्रवर्तनकारी घटना बनी, क्योंकि अब उन्हें पहले से अधिक लाभ मिलने लगा था। वर्ष 2006-7 से लघु उद्योग मंत्रालय का नाम भी बदलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय हो गया। लघु स्तर पर कार्यरत सेवा क्षेत्र उद्यम भी उक्त MSME क्षेत्र में शामिल है। उक्त मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त आंकड़े दिए गए हैं। उक्त उद्यमों की चौथी जनगणना के अनुसार अनुमान है कि इन उद्यमों का 67% विनिर्माण इकाइयां हैं और 33% सेवा उद्यम हैं। वर्गीकरण। MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार इकाइयां इस प्रकार वर्गीकृत की गई हैं: विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं यंत्र समूह में निवेश तथा सेवा उद्यमों को उपकरण एवं उपस्कर में निवेश के शब्दों में परिभाषित किया जाता है। विनिर्माण उद्यमों के प्रसंग में संयंत्र एवं यंत्र समूह में निवेश भूमि एवं भवन को छोड़कर मूल लागत की ओर संकेत करता है। MSMED अधिनियम के तहत निवेश सीमाएं: उद्यम विनिर्माण क्षेत्र संयंत्र में निवेश सूक्ष्म एवं अति लघु में 25 लाख से कम, लघु उद्यम में 25 लाख से 5 करोड़ तक और मध्यम उद्यम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। वहीं उद्यम सेवा क्षेत्र में उपस्कर में निवेश सूक्ष्म उद्यम में 10 लाख से कम, लघु उद्यम में 10 लाख से 2 करोड़ तक और मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। हित लाभ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रस्तावित हित लाभ इस प्रकार है। उक्त उद्यमों हेतु प्रमुख हित लाभ केवल उन उद्यमों द्वारा विनिर्माण के लिए कुछ मदों का आरक्षण है। इससे रोजगार सृजन हेतु प्रेरित करते उनके हितों का संरक्षण होता है। सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त उद्यमों से क्रय हेतु कम से कम 350 मद आरक्षित है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी इकोनॉमिक जोन से
लघु स्तरीय इकाइयों के लिए 10% स्थान आवंटित किए जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त उद्यमों एमएसएमई के ग्राहकों द्वारा समय से भुगतान हेतु संरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। वरीयतापूर्ण ऋण एवं क्रय नीति की सुलभता हेतु नीतियां भी बनाई गई हैं। ये वित्त प्राप्त करने में मदद, विपणन में सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नति आदि के रूप में विशेष संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं एवं प्रोत्साहनों के पैकेज स्वरूप प्रस्तुत की जाती हैं। उक्त उद्यमों एमएसएमई के लिए आरक्षित मदों में शामिल है अचार एवं चटनियां, डबल रोटी, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अभ्यास पुस्तिकाएं व रजिस्टर, लकड़ी की मेज कुर्सियां व खिड़की चौखट, मोमबत्तियां, कपड़े धोने के साबुन, माचिस, पटाखे, अगरबत्तियां, कांच की चूड़ियां, इस्पात की अलमारियां तथा स्टेनलेस स्टील एवं एल्युमिनियम के बर्तन। ये वस्तुएं बृहद मध्यम इकाइयों द्वारा भी बनाई जा सकती हैं, बशर्ते वे वार्षिक उत्पादन का कम से कम 50% निर्यात करने का दायित्व लें। वह निर्यात ऐसे आरक्षित मदों का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों के भीतर ही किए जाने चाहिए। ऋण वरीयता क्षेत्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को अपने वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप एक वरीयता प्राप्त क्षेत्र के रूप में ऋण की बेहतर सुलभता हो गई है। बैंकों के लिए अनिवार्य उनके कुल ऋणों का एक निश्चित अंश वर्तमान में घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% है और विदेशी बैंकों के लिए 32% है। कृषि, लघु उद्यम, खुदरा व्यापार आदि क्षेत्रों को दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इस उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक विशिष्टीकृत शाखा भी खोलें। व्यापक सेवा प्रदान करने हेतु ऋण देने के लिए एक समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि उक्त एमएसएमई क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार का दृष्टिकोण जोखिम साझा करने में मददगार होता है, क्योंकि अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाली इकाइयों की शक्ति किसी सीमा तक झुंड के समग्र कार्य निष्पादन को सुदृढ़ कर दिया जाता है कि उक्त उद्यमों हेतु परामर्श केंद्रों के रूप में काम करने के लिए विभिन्न एमएसएमई समूहों में उक्त उद्यम एमएसएमई संकेंद्रित शाखा कार्यालय खोले। जिले के प्रत्येक अग्रणी बैंक को कम से कम एक एमएसएमई समूह गोद लेने की सलाह दी जाती है। लघु एवं अति लघु उद्यमों हेतु उद्योग नीति 2017 वर्ष 2017 में सूक्ष्म एवं अति लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग पैकेज लाया गया। लघु उद्योग क्षेत्र अति लघु उद्यमों के अलावा मुख्यतः एक बार ही लाभों के हकदार होंगे, यथा भू आवंटन, बिजली का कनेक्शन, कुशल प्रौद्योगिकी उन्नति हेतु सुविधाओं की सुलभता आदि। अति लघु उद्यम एक सतत आधार पर अतिरिक्त सहायता के पात्र होंगे, जिसमें शामिल होंगे संस्थागत वित्त की सरलतम सुलभता, सरकारी क्रय कार्यक्रम में वरीयता तथा श्रम कानूनों में कुछ प्रावधानों से छूट। ऐसे कुछ क्षेत्र जिनमें नवीकृत प्रयास किए गए हैं वो हैं वित्तीय सहायता हेतु मापदंड, ऋण सुलभता पर जोर, अब से आर्थिक सहायता प्राप्त सस्ते ऋण से विशेषकर इस ऋण की व्यवहार्य संक्रियाओं इकाइयों हेतु वितरण की गुणवत्ता वाले ऋण के समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करने की ओर स्थानांतरित हो गया। इसके लिए एक विशेष निगरानी अभिकरण बनाया जाएगा जो कि इस बात का पर्यवेक्षण करेगा कि ऋण संबंधी सभी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसके अलावा पूंजी बाजार की सुलभता और आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र में अन्य औद्योगिक संस्थानों द्वारा इक्विटी सहभागिता की अनुमति होगी।
इस प्रकार की भागीदारी कुल अंशधारणा के 24% तक सीमित होगी। लघु उद्योगों की विलंबित भुगतानों की समस्या हल करने के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाना प्रस्तावित है, ताकि लघु उद्योगों का त्वरित बिल भुगतान सुनिश्चित हो सके। अवसंरचनात्मक सुविधाएं। ग्रामीण पिछड़े इलाकों में उद्योगों की स्थापना सरल बनाने के लिए और कृषि व उद्योग के बीच एक बेहतर संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई लघु उद्योग एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना भी प्रस्तावित है, जो कि राज्य सरकारों एवं वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से आरंभ की जाएगी। लघु उद्योग विकास योजना यानी आईडीओ में एक प्रौद्योगिकी विकास प्रकोष्ठ टीडीसी बनाया जाएगा, ताकि लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर करने हेतु आगतें प्रदान की जा सकें। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए देशज एवं आयातित कच्चे माल का पर्याप्त और न्यायोचित वितरण भी सुनिश्चित होगा, खासकर अति लघु उपक्षेत्र के लिए। प्रोत्साहनों एवं सेवाओं के कुल पैकेज जिला स्तर पर की सुपुर्दगी हेतु समुचित व्यवस्था विकसित और क्रियान्वित की जाएगी। विपणन एवं निर्यात। वृहद घरेलू बाजार के बावजूद विपणन लघु एवं अति लघु उद्यमों हेतु एक समस्या क्षेत्र ही रहा है। अतएव सहकारी सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों एवं विशिष्टीकृत व्यावसायिक विपणन अभिकरणों द्वारा बाजार प्रोत्साहन के साथ विपणन समर्थन का दायित्व भी उठाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी स्वयं और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास परिषदों एमएसएमईडीसी के बीच सहज संबंधों के साथ किसी सर्वमान्य ब्रांड से व्यापक उपभोग मदों के विपणन में मदद करेगा। यद्यपि लघु उद्योग क्षेत्र कुल निर्यात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, एक व्यापक संभावना अब भी शेष है। उक्त संगठन आईडीएस में एक निर्यात विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि निर्यात गतिविधियों को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के संजाल के माध्यम से इन उद्यमों की सेवा करेगा। आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन। लघु उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वस्तुएं एवं सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु उच्चतर कोटि की जागरूकता लाई जाएगी। उद्योग संघों को गुणवत्ता परामर्श एवं सामान्य परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा। प्रौद्योगिकी एवं बाजारों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थापित भी किए जाएंगे, जहां गुणवत्ता एवं मानकों में अनारूपता मानव जीवन एवं जन स्वास्थ्य को जोखिम में डालती हो अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण लागू किया जाएगा। लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता एवं लागत प्रभाविता सुधारने पर अभिलक्षित आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन का एक पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी एवं चयनित क्षेत्रीय अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज अपने अपने नियंत्रण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सूचना अभिकल्प एवं विकास केंद्रों के रूप में काम करने के लिए सहबद्ध किए जाएंगे। उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। सरकार उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों ईडीपी के माध्यम से प्रथम उद्यमों को समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी। उद्योग संघों को एक सहयोगकारी साहसिक कार्य के रूप में इसमें भागीदारी करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम ईडीपी व्यावसायिक व अन्य स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में भी शामिल किए जाएंगे। महिला उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से समर्थन
प्राप्त होगा। नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण। बड़ी संख्या में अधिनियमों एवं कानूनों के अधीन होने, अनेक रजिस्टर बनाकर रखने व रिटर्न दाखिल करने की अपेक्षा के साथ और एक निरीक्षकों की सेना का सामना करने संबंधी लघु उद्योग इकाइयों की लगातार शिकायत को दूर किया जाएगा। प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और नौकरशाही नियंत्रणों को कम किया जाएगा। कागजी काम कम से कम किया जाएगा ताकि उद्यमी उत्पादन एवं विपणन पर ध्यान केंद्रित कर सके। श्रम उद्योग स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को मस्तिष्क में रखते हुए हथकरघा क्षेत्र हेतु योजनाओं को पुनरा पुन पुनराअभिकल्पित किया जाएगा। अधिव्याप्ति संबंधी बाधाओं को दूर किया जाएगा ताकि बड़ी तादाद में ऐसे बुनकरों को शामिल किया जा सके जो निगम सहकारी क्षेत्रों के दायरे से बाहर हों। वर्तमान योजनाओं को नए सिरों से दोबारा बनाया जाएगा और उन्हें 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। पहला, परियोजना पैकेज योजना। दूसरा, कल्याण पैकेज योजना। और तीसरा, संगठन विकास पैकेज। हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रचार, प्रदर्शनियों एवं अभिकल्पित प्रयोग द्वारा अभिकल्प एवं उत्पाद सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व लिया जाएगा। हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रयास किए जाएंगे कि न सिर्फ शिल्प कलाओं की परंपरागत समृद्धता संरक्षित रहे, बल्कि शिल्पकार स्वयं को विरासत में प्राप्त कौशलों में संलग्न रहकर आधुनिक अपेक्षाओं को भी पूरा कर सके। इन बातों पर विशेष बल दिया जाएगा कि कच्चे माल की आपूर्ति, सरेखी सेवाओं का विस्तार हो। दूसरा, अभिकल्प एवं तकनीकी मार्गदर्शन दिशा निर्देश दिए गए हों। तीसरा, बाजार का समर्थन। चौथा, प्रशिक्षण एवं एकीकृत एवं क्षेत्र आधारित विधि से संबद्ध सामग्रियों, आगतों का प्रापण इत्यादि। सार संक्षेप। भारत का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र सतत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का रहा है। लगभग 6.9 करोड़ लोगों को रोजगार देने के अलावा इस क्षेत्र से उत्पादन एवं निर्यात भी यथेष्ट रहा है। अनेक निम्न आय लोग केवल इन्हीं उद्योगों के उत्पादों का उपभोग करते हैं। सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही नीतिगत रूप से लघु उद्योग क्षेत्र अथवा एमएसएमई क्षेत्र को निरंतर समर्थन एवं संरक्षण प्रदान करती रही है। वर्ष 1991 की उद्योग नीति ने लघु उद्योग क्षेत्र के संरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु अपनी आजीविका हेतु इस क्षेत्र पर निर्भर अनेक गरीब लोगों के अवसाद का कारण बने इस नियम ने उसे शीघ्र ही सुधार किया। वर्ष 2006 के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम ने इस क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया है। लघु एवं अति लघु उद्यमों हेतु उद्योग नीति 2017 ने बहुत छोटी इकाइयों पर एक बार फिर से जोर दिया है। छोटे पैमाने के उद्योगों में परंपरागत एवं आधुनिक इकाइयों में फैले पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों उद्योग शामिल हैं। बृहत्तर लघु उद्योग क्षेत्र के कुल रोजगार के लगभग 92% का लेखा प्रस्तुत करते अपंजीकृत परंपरागत क्षेत्र को लघु एवं अति लघु खंड कहा जाता है। यह खंड अधिकांशतः पारिवारिक श्रम द्वारा कार्य करता है और इस कारण इन्हें अपने खाते पर काम करने वाले उद्यम कहा जाता है। तो आज हमने छोटे पैमाने के उद्योग का अध्यापन किया, जिसमें कि आपने छोटे पैमाने के उद्योग को किस तरह परिभाषित किया जाता है इसको समझा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि इस इकाई के से आप भारत में लघु उद्योगों हेतु वर्गीकृत प्राधिकरण की किस तरह रूपरेखा बना सकते हैं।
साथ ही लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु जो सैद्धांतिक तर्काधार दिया गया वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही भारत में लघु उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ नीति पहल की भी चर्चा की गई। इसके साथ ही लघु उद्योगों के संवर्धन एवं कार्य निष्पादन को के विश्लेषण को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया और लघु उद्योगों की कमजोरियों के निवारण हेतु नीति और कार्यक्रमों को अब आप बखूबी समझ सकेंगे और जांच कर सकेंगे। साथ ही सन 2006 के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में लघु उद्योग क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आए उसका वर्णन आप बखूबी कर सकेंगे तथा सन 2017 की नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लघु एवं अति लघु उद्यम क्षेत्र की सहायतार्थ उठाए गए सरकारी कदम की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। तो आज के इस इकाई में छोटे पैमाने के उद्योगों का एक विस्तृत वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि खंड 3 औद्योगिक क्षेत्र के इकाई 10 का भाग है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे खंड 4 के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।